हेलो जी, दिस इज सीए आफाक और एसपीएम के शॉर्ट चैप्टर समरीज के अंदर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 9 को, दैट इज मिटिगेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिस्क। इसके अंदर सबसे पहले रिस्क मैनेजर का काम आ जाता है। रोल ऑफ रिस्क मैनेजर क्या हो सकता है? रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करके असेस करना, उनकी इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी देखना कि किसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, फिर उनको प्रायोरिटाइज करना। और प्रायोरिटाइज करने के बाद इवेंचुअली हम ये देख सकते हैं कि हमने रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन से रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने हैं और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग या कंट्रोल, ये सारे का सारा काम जो है वो रिस्क मैनेजर का होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं रिस्क कमेटीज। रिस्क कमेटी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आ सकती है, फॉल कर सकती है, उसके अंदर इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी भी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम देखें फंक्शंस क्या हो सकते हैं रिस्क कमेटी के, अभी जो मैंने जितने भी आपको फंक्शंस बताए वो सारे के सारे रिस्क कमेटी के ही फंक्शंस होंगे। वो जो रिस्क की कमेटी होगी वो सारी की सारी इन फंक्शंस को देख रही होगी। इसी तरह से रिस्क ऑडिटिंग आ जाता है। रिस्क ऑडिटिंग में क्या आ जाता है कि हमने रिस्क का ऑडिट करना है। रिस्क का ऑडिट कौन कर सकता है? इंटरनल ऑडिटर भी कर सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी कर सकता है। इंटरनल ऑडिटर को अगर आप इंगेज करेंगे तो उसका पर्टिकुलरली काम क्या हो जाएगा कि वो कंपनी के अंदर जितने भी रिस्क हैं उनको देखता रहे और उसको किसी ना किसी तरह से मैनेज करता रहे। आप में से बहुत से लोगों ने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर लिया, अगर आप लोग वेल वर्स्ड होंगे कि रिस्क ऑडिटिंग या इंटरनल कंट्रोल को किस तरह से देखा जाता है। डिफरेंट इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं कंपनी के अंदर। उन इंटरनल कंट्रोल्स के साथ कंप्लाइंस बाजुकात इस चीज के सबूत होता है कि आप अच्छे से जो है वो रिस्क को मैनेज कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट भी आपको देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिस्क इतने ज्यादा बढ़ जाए कि कंपनी जो है उसका चलना मुश्किल हो जाए। एक्सटर्नल ऑडिटर को भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है क्योंकि वो जब अपनी ऑडिट की प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर वो रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ ये एक एलिमेंट आ जाता है कि फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है साथ के साथ। अगेन वही है कि हम रिस्क ऑडिट कैसे परफॉर्म करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क कौन कौन से हैं, उनकी असेसमेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट, इस चीज को देखेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी एम्बेडिंग रिस्क। एम्बेडिंग रिस्क के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जो रिस्क हैं वो हमारी कंपनी के हर प्रोसेस के अंदर एक ऐसा कल्चर एम्बेड हो जाए कि हमें पता हो कि हमने जो रेलिवेंट रिस्क हैं उनको ना सिर्फ देखना है बल्कि अगर रिस्क टॉलरेंस रेंज से बाहर जा रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड भी करना है, उसको रिपोर्ट करना है आगे। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं रिस्क को कंट्रोल करने की। इसमें से एक है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप एक नंबर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो। आप एक से ज्यादा कंपनीज जो है वो खोल लेते हो, यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनीज बन जाते हो, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा रिस्क को ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसा कि इंश्योरेंस है। रिस्क को शेयर किया जा सकता है, आप कोई बिजनेस पार्टनर ला सकते हो, जॉइंट वेंचर ला सकते हो। और हेजिंग, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको आप बीएफडी और डब्ल्यू एफ आर में भी पढ़ते हो। इसी तरह से रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंशन है। अ, और फिर टारा फ्रेमवर्क आ जाता है। ट्रांसफर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो और एक्सेप्ट कर सकते हो। दैट वाज इट फॉर चैप्टर नंबर 9।